नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे महेश सर के लेटेस्ट वीडियो द एलकेमिस्ट स्ट्रेटजी के बारे में। ये द एलकेमिस्ट बुक पे आधारित है। अब एलकेमिस्ट बुक में कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी, वो कोई फाइनेंशियल बुक नहीं है। उसमें सिंपल एक कहानी है एक गडरिये की, जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए कहां से कहां पहुंच जाता है। जो उसके पास होता है उन्हें खोता चला जाता है एक ऐसे ड्रीम को पाने के लिए जो शायद उसे मिल जाए। तो कहानी का सार ये है कि हम कुछ हमारे पास ऑलरेडी होता है, उसको ना वैल्यू करके उस चीज के पीछे भागते हैं जिसे शायद हम पालें किसी तरीके से, जो हमें लगता है कि और बड़ा हो सकता है। लेकिन जो खुशियां हमारे पास हैं, जो एसेट्स हमारे पास हैं, उन्हें इग्नोर करके, उन्हें दूर करके उस दूर वाले एसेट की तरफ पास जाना चाहते हैं। तो ये बुक का रिव्यू नहीं है, और जैसा मैंने कहा ये बुक कोई स्ट्रेटेजी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इस बुक में काफी कुछ है जो हमें रियल लाइफ में कैसे जीना है ये सिखाता है, काफी कुछ सीखने के लिए है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो महेश सर ने इस बुक के आधार पर ये स्ट्रेटेजी बनाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन किया है निफ्टी को, जो कि हमारे पास वाला एसेट है जो हमारे पास ऑलरेडी है, और स्टॉक्स के साथ, जिसमें हम भटकते रहते हैं, कभी इस स्टॉक को लिया, कभी उस स्टॉक को लिया, कभी इसे बेचा, कभी उसे लॉस में बेचा, कभी किसी को प्रॉफिट में बेचा। तो वो स्टॉक्स हैं वो दूर के ख्वाब, और निफ्टी है वो पास जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो उसी के बेसिस पे ये स्ट्रेटेजी बनाई है सर ने। तो क्या है इसके स्टेप्स, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्या क्या करना होता है हमें इसमें, इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या ना अच्छी चीजें हैं, वो सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो मैंने बनाई है इसकी बैक टेस्टिंग शीट। अगर आपने महेश सर का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें उन्होंने कुछ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स नहीं दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे फॉलोअर्स इसको बनाने की कोशिश करें, तो मैंने एक कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं महेश सर को ये पसंद आएगी। ऑल्दो मैंने उन्हें इस शीट का लिंक भेजा, लेकिन क्योंकि राजस्थान में इंटरनेट बंद है पूरी तरीके से, मैं उन्हें रीच आउट नहीं कर पाया, वो शीट शेयर नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी ये वीडियो जब भी वो देखेंगे, आई एम श्योर वो इसको रिव्यू करेंगे और हमें बताएंगे आगे क्या करना है, क्योंकि उनका पार्ट 1 आ चुका है, लेकिन आगे के पार्ट में क्या आने वाला है मुझे आइडिया नहीं है। तो जो अभी तक उन्होंने पार्ट 1 में बताया है उसके बेसिस पे मैंने ये शीट बना दी है, और उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और स्ट्रैटेजी को भी शेयर करने वाला हूँ। जिन लोगों ने शायद सर का वीडियो नहीं देखा और जो मेरे पर्सपेक्टिव से इस स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये शीट है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम ये स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 के इंडेक्स के आधार पे कर रहे हैं। इसमें हमें इंडेक्स को खरीदना होता है, तो इंडेक्स डायरेक्टली तो हम खरीद नहीं सकते। हाँ, फ्यूचर्स के थ्रू खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स आर रिस्की, और फ्यूचर्स में एक्सपायरी होती है, एमटीएम लॉसेज और प्रॉफिट्स होते हैं, तो हम फ्यूचर में नहीं डील करेंगे। यहाँ हम डील करेंगे ईटीएफ में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो निफ्टी 50 के ईटीएफ अवेलेबल है। तो स्टेप नंबर 1 हमारे लिए है कि हम टॉप 6, महेश सर ने वीडियो में कहा था 5 ले लें, लेकिन 6 तक भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। मेरी बैक टेस्टिंग में मैंने देखा कि 6 तक भी जा रहा है, इनफैक्ट थोड़ा बियॉन्ड भी जा रहा था, 7 तक भी, लेकिन मैंने 6 तक रखा है। तो हम टॉप 6 निफ्टी 50 के ईटीएफ सेलेक्ट करेंगे। वो करना बहुत आसान है, एनएसई की वेबसाइट से। सर ने ऑलरेडी दिखा दिया, लेकिन मैंने आपके लिए ऑलरेडी वो सॉर्ट करके इस शीट में डाल दिए हैं निफ्टी ईटीएफ में। तो ये 1 से लेके 6 तक है, और ये रैंक्ड है 1 से लेके 6 तक अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पे। जो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम है, गूगल फाइनेंस के फॉर्मूला से मैंने पुल किया है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम किस लिए? क्योंकि हमें चाहिए लिक्विड ईटीएफ्स। लिक्विड का मतलब है जिसमें बायर्स और सेलर्स खूब भर भर के अवेलेबल हों, ताकि जब हम बाय करें तो इजीली हमें मिल जाए सौदा, जब हम सेल करें तो इजीली हमें कोई बायर मिल जाए जिसे हम सेल कर पाए। इसलिए वॉल्यूम्स होना जरूरी है। किसी ईटीएफ में अगर बहुत ही कम वॉल्यूम है तो वहां पे हमारा थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है सबसे पहले तो वहां बायर और सेलर के प्राइसेस में डिफरेंस हो, और दूसरा बायर और सेलर उतने अवेलेबल ही नहीं हो जितनी क्वांटिटी हमें सेल करनी है। तो इसलिए हम हाईएस्ट ट्रेडेड वैल्यू के आधार पे करते हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता उस एसेट का प्राइस क्या है, बिकॉज वो निफ्टी 50 को मार्क करके चलते हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर होता है, लेकिन वो निफ्टी 50 अगर ऊपर गया है तो ईटीएफ आपका ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी 50 नीचे गया है तो ईटीएफ भी नीचे जाएगा। इस तरह से ये चलते हैं। ठीक है, तो ये टॉप 6 हमने निकाल लिए। स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 है, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अगर आप 1 लाख टोटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ईटीएफ में एक बार में 15,000 हर एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करने हैं। एक साथ नहीं, कैसे वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन 1 लाख 15,000। अगर आप 2 लाख टोटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डबल हो जाएगा आपका पर ईटीएफ अमाउंट 30,000। 3 लाख में 45,000। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। इस शीट में मैंने उसका फॉर्मूला भी लगा दिया। अगर आप 1 लाख और 2 लाख के बीच का, लाइक 1,50,000 करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि पर ईटीएफ आपको कितना करना है। ये स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप हमने आइडेंटिफाई करे वो ईटीएफ। सेकंड स्टेप, हम निफ्टी 20, क्योंकि वो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर देंगे 15,000, यानी कि 15,000 रुपीज के निफ्टी 20 ईटीएफ हम खरीद लेंगे।
ये स्टेप नंबर 1 है और ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको कोई चार्ट नहीं देखना, आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई मुहूर्त नहीं निकालना है। जिस भी दिन आप ये रेडी हैं स्ट्रैटेजी करने के लिए, ऑफ कोर्स आप स्ट्रैटेजी को समझिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझिए, उसके बाद जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तब इसे यूज करना स्टार्ट करना। यानी कि पहले दिन ही आज वीडियो देख के कल से स्टार्ट कर दिया बिना सोचे समझे जाने की इसमें क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये कभी मत करना किसी भी स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो आप 15,000, तो जो मैं एग्जाम्पल यहाँ आपको बताऊंगा वो 1 लाख इन्वेस्टमेंट के आधार पे बताऊंगा ताकि इजी हो समझना, ज्यादा फिगर्स में इधर उधर ना हो। तो सपोज हमें 1 लाख टोटल इन्वेस्ट करना है, तो हम पहले दिन निफ्टी 20 के 15,000 के ईटीएफ खरीद लेंगे। उसके बाद हमें बैठ जाना है और 6% टारगेट का वेट करना है। अगर आप जीरोधा जैसा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म जहां आप जीटीटी ऑर्डर्स, गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर लगा सकते हैं, तो 6% पे सेल का ऑर्डर लगा दीजिए। जिस भी दिन 6% आएगा वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो सेल करने के लिए आपको कोई मैनुअल मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेल आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास जीरोधा वाला फीचर नहीं है, मैं खुद जीरोधा यूज करता हूँ इसलिए मैं जीरोधा का नाम दे रहा हूँ, ऐसा कोई एफिलिएशन नहीं है जीरोधा के साथ। तो अगर आपके पास वो जीटीटी टाइप फीचर नहीं है तो आप मैनुअली कर सकते हैं। तो 6% आ गया, गुड, हम बेचेंगे जिस भी दिन 6% आया और उसके अगले दिन फिर से निफ्टी 20 को खरीद लेंगे। तो जैसे जैसे ये 6% आता रहेगा, हमें और कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें 15,000 इन्वेस्ट करने हैं, बाकी के 85,000 आप अपने सेविंग बैंक या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में रखें जहां पे आपको उस वैल्यू का लॉस ना हो। 85,000 से बढ़े तो लेकिन घटे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिए या किसी और शेयर मार्केट स्ट्रेटेजी में लगा दिए, अगर मार्केट डाउन जाएगा, उसके शेयर्स डाउन जाएंगे, म्यूचुअल फंड डाउन जाएगा, तो आपके पैसे 85,000 से कम भी हो सकते हैं। जब आपको इस स्ट्रेटेजी के लिए वो 85,000 चाहिए होंगे और आपके पास कम पड़ गए, तो आप उस इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं या तो आप अपने सेविंग बैंक में रखें, हाँ उसमें सिर्फ 3% आएगा। अगर आपके पास कोई और इंस्ट्रूमेंट है लाइक एफडी में रख सकते हैं स्वीप इन फैसिलिटी के साथ, उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट में रखना है जहां पे वो रिस्क फ्री हो। तो ये तो हो गया 6% आने पे। लेकिन अगर 6% नहीं आया, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी लगातार भागता ही रहेगा, वो नीचे भी आएगा, थकेगा, रुकेगा, झुकेगा, नीचे गिरेगा। तो जब वो नीचे गिरे, जब वो 6% पे गिर जाए, तब हमें इस वाले स्टेज 2 को एक्टिवेट करना है। तो स्टेज 2 में 2 चीजें होंगी। पहला, जो हमने निफ्टी 20 खरीदा हुआ है उसमें हम SIP चालू कर देंगे 1,000 रुपीज की पर मंथ। तो जिस भी दिन 6% हुआ उस दिन पहली SIP कीजिए और उसके 1 महीने बाद उसकी नेक्स्ट SIP 1,000 रुपीज की, फिर उसके 1 महीने बाद 1,000 रुपीज की SIP। तो वो SIP चलाते रहिए जब तक निफ्टी 20 के जो सारे यूनिट्स आपने खरीद लिए हैं पहले वाले पाई से और SIPs के थ्रू, जब ओवरऑल पे 6% आपको टारगेट मिले, उस दिन सब कुछ सेल कर दीजिए निफ्टी 20 और आप एग्जिट हो जाएंगे निफ्टी 20 से। ठीक है, और फिर से यही साइकिल शुरू हो जाएगी कि आप निफ्टी 20 को अगले दिन खरीदेंगे और 6% का वेट करेंगे। अगर 6% लॉस में आता है तो फिर सिप चालू कर देंगे। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये हो गया स्टेज 2 का पहला पार्ट कि निफ्टी 20 में सिप स्टार्ट कर दी। दूसरा पार्ट ये है, अब क्योंकि हमारे पास वो 85,000 है जिसमें से कुछ तो सिप में चला जाएगा, लेकिन बाकी के पैसे में से 15,000 हम और इन्वेस्ट कर देंगे ETF के सेकंड वाले ETF में। सो जो हमारी ये लिस्ट है इसमें जो सेकंड ETF है उसमें 15,000 और इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये लिस्ट के बारे में ऐसा नहीं है कि हर दिन चेंज होगी, हर महीने चेंज होगी, ये मोर और लेस यही रहने वाली है। तो इसके लिए आपको ये रोज चेक नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेज का सेकंड पार्ट है, आप और 15,000 सेकंड वाले में इन्वेस्ट कर देंगे और उसमें सेम चीज फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 3 to 5। स्टेप नंबर 3 था कि 6% प्रॉफिट का वेट कीजिए, 6% प्रॉफिट आता है उसमें, उस वाले को बेच दीजिए और फिर उसमें दोबारा से अगले दिन एंट्री ले लीजिए किसी भी प्राइस पे, डजेंट मैटर। अब हाँ, जब आप बाय कर रहे हैं तो आपको लाइव मार्केट में करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ट्रिगर बेस्ड बाइंग पॉइंट नहीं है। तो आप लाइव मार्केट में कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी क्या अवेलेबिलिटी है। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन शाम को 3 बजे के आसपास फ्री रहते हैं तो बाय कर सकते हैं, या फिर दिन के किसी भी वक्त बाय कर सकते हैं जब भी आपको 5 मिनट का वक्त मिले। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे बाय करने में। तो आपने बाय कर लिया और वो 6% प्रॉफिट देता है, आप निकल जाते हैं, फिर अगले दिन बाय करते हैं। ये साइकिल सेकंड वाले ETF में चलती रहेगी। जब वो सेकंड वाला ETF भी पूरा सेल हो जाएगा और फिर और निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है, निफ्टी 20 के 6% आ जाएंगे, उसको भी सेल कर देंगे, तो आपका पूरा 1 लाख वापस आ गया और जो स्टेप 2 है वहां से आप फिर से चालू हो जाएंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी। और जैसे जैसे आपके 6% के लॉस में ETF जा रहे हैं, जैसा पहला निफ्टी 20 गया तो हमने सेकंड वाला बाय कर लिया और उसमें साइकिल शुरू हो गई। जब वो 6% के लॉस में जाएगा तो आप थर्ड बाय कर लेंगे 15,000 रुपीज से और फिर उसकी साइकिल शुरू हो जाएगी। अगर वो 6% प्रॉफिट में जाता है तो बेच दो, 6% लॉस में जाता है तो सिप स्टार्ट कर दो और चौथे की तरफ चले जाओ। तो इस तरह करते करते आप छठे तक जा सकते हैं, या तो छठे तक जाएंगे या फिर अगर आपके सारे पैसे एग्जॉस्ट हो गए, आपको ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि ओके मैंने 1 लाख का इसके लिए बजट रखा था, मेरे 1 लाख खत्म हो गए जब मैं
चौथी साइकिल में ही था, मे बी आपके बहुत सारे सिप्स हो जाते हैं पहले 2 ईटीएफ्स में या 3 ईटीएफ्स में, और चौथे वाले में जाके आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो वहां आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट करके सिप चालू रखिए और ये मेथड चालू रखिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए और आप और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी रीजन से, मे बी आप मार्केट से काफी डरे हुए हैं, मे बी र्यूमर्स हैं या न्यूज है कि मार्केट और बहुत ज्यादा गिरने वाला है और वो आपको सच लगती है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दीजिए। हाँ, विड्रॉ मत करना, ये मेरी सलाह है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है निफ्टी 50 जब भी गिरा है वो उठा है वापस, भले ही कितना भी गिरा हो, क्योंकि अगर उठा नहीं होता तो आज ये 18,000 उसके ऊपर लेवल नहीं पा पाया होता जो रिसेंटली कुछ महीनों पहले हुआ था। कभी शुरू हुआ था निफ्टी 20 बहुत नीचे से, आप इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे, इसमें कई बार ऐसे फेजेस आए जब ये टॉप में था और फिर वहां से गिरा 30-40% और फिर से उसके बाद उसने दौड़ लगाई, टॉप को क्रॉस किया, उसके ऊपर डबल ट्रिपल हो गया, फिर नीचे गिरा। बड़े बड़े जब मेजर इवेंट्स आते हैं, रिसेशन आता है, कोरोना आया था, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं, तब निफ्टी 50 गिरता है। ऑफकोर्स पूरा दुनिया का मार्केट गिर रहा होता है तो हमारा इंडेक्स भी गिरता है निफ्टी 50। तो उस वक्त जब वो बॉटम में हो, बॉटम इन द सेंस जब वो बहुत नीचे हो, क्योंकि बॉटम तो हम एग्जैक्टली पहचान नहीं सकते कहाँ पे है, लेकिन जब वो बहुत नीचे गिरा हुआ हो, वो डरने का समय नहीं है। समझदार लोग, स्मार्ट लोग उस वक्त और इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पीकेपी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें सजेस्ट किया था कि जब निफ्टी गिरा हुआ हो, आप अपने सिप्स को वन लमसम बढ़ा के इन्वेस्ट कर ले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वो टाइम होते हैं जब सस्ते में अवेलेबल है निफ्टी 50, उसको और खरीदने का टाइम है। तो एग्जिट मत कीजिएगा, पेशेंस को बनाए रखिएगा, और पैसे खत्म हो गए तो कोई नहीं, बनाए रखिए पेशेंस, एक ना एक दिन निफ्टी 50 जरूर उठेगा। इसी के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी है, इसी के बेसिस पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि निफ्टी 50 एक बार गिर गया तो उठने नहीं वाला है, तो फिर आप ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल मत कीजिएगा। एक विश्वास होना बहुत जरूरी है निफ्टी 50 पे, और ऐसे नहीं कि अंधा विश्वास है, हिस्टोरिकली डेटा के बेस पे मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूं, एक दिन ऐसा है कि निफ्टी 50 बिल्कुल गिर जाए, जीरो पे आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उस दिन मोस्ट प्रोबेबली सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी होगी, वर्ल्ड में एक पैनिक सिचुएशन होगा या इंडिया में एक पैनिक सिचुएशन होगा। उस वक्त आप इन पैसों के बारे में नहीं, किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। तभी ऐसा होगा कि निफ्टी 50 पूरा ही गिर के नीचे आ जाए और उठे ही ना। लेकिन नॉर्मल सब कुछ चलता रहा, छोटे मोटे इवेंट्स आते रहे, तो निफ्टी गिर के उठता रहेगा। हमारी इकोनॉमी इस तरह से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही ये स्ट्रेटेजी है। तो पेशेंस बनाए रखना है उस वक्त, और ये साइकिल फॉलो करती रहनी है। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई चार्ट्स नहीं देखने, कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाने, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको निफ्टी 50 को गूगल शीट में ट्रैक कर सकते हैं, जिस भी तरह आप ट्रैक करना चाहें, कि कब आपका पहला ETF 6% बढ़ रहा है तो बेचो, जब घट रहा है तो उसको नेक्स्ट वाले ETF को खरीदो और पहले वाले में सिप चालू कर दो। बस इतना सिंपल ट्रैकिंग करनी है आपको। अगर आपने मेरा लीफो वाला वीडियो देखा हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें मैंने इसी से सिमिलर स्ट्रैटेजी बताई थी कि जब मार्केट नीचे गिरता है और हम कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके पूरे ऊपर आने तक का वेट ना करके हम उस लास्ट वाले स्लॉट को बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं नीचे गिरे हुए मार्केट में भी। तो ये वाली स्ट्रैटेजी उससे काफी मिलती जुलती है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, और ये निफ्टी पे ही बेस्ड है, मेरा वाला स्टॉक्स के लिए था। बट ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी में ट्रेड करना मतलब एक तरह से टेंशन फ्री ट्रेड कंपेयर टू अदर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना। तो हिस्टोरिकली देख लीजिएगा निफ्टी 50 का चार्ट कैसा रहा है, कब जब वो गिरा है। और आपने कई सारे वीडियोस में भी आई एम श्योर देखा होगा, अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं निफ्टी 50 की, जहां बात होती है वो गिरा था, फिर अच्छे से उठा, फिर वो गिरा, फिर वो और अच्छे से उठा। तो ये तो चलता रहता है इसका साइकिल। तो इसी की साइकिल का हम यहाँ फायदा उठा रहे हैं कि स्ट्रेटेजी में हम और इन्वेस्ट करते हैं जब वो नीचे गिरा होता है, और इन्वेस्ट करते हैं जब नीचे गिरा होता है, और फिर वहां से उसे उठना है तो सबसे नीचे वाला जो खरीदा है वो प्रॉफिट देगा, फिर उसके बाद जो खरीदा था वो प्रॉफिट देगा, जो सबसे पहले खरीदा था वो प्रॉफिट देगा, और फिर वहां ऊपर की साइकिल चलती रहेगी। तो इस तरह से आपका पूरा 1 लाख भी ब्लॉक नहीं होगा। 1 लाख तब ब्लॉक होगा जब निफ्टी 25-30% तक गिर जाएगा, क्योंकि हर 6% पे हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। यानी कि 6 बार अगर हमने साइकिल चलाई है तो 36% उसे गिरना होगा, तब जाके वो 6 साइकिलें पूरी होंगी। तो निफ्टी 50 का 36% गिरना काफी आम बात नहीं है। अगर आप रिसेंटली भी चेक करेंगे तो इतना नहीं गिरा है फिलहाल। कोरोना के टाइम पे गिरा था, उससे पहले जब रिसेशन आया था तब गिरा था। तो हर 4-5 साल या फिर उससे थोड़ा ज्यादा में ये गिरता रहता है इतना। लेकिन ऐसा नहीं कि हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, या फिर 1 साल में हर दूसरे साल में गिरेगा। इतना ज्यादा निफ्टी 50 नहीं गिरता है। तो आपके पैसे मोस्टली तो सेफ ही रहेंगे। कुछ पैसे जो इन्वेस्ट होंगे वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते रहेंगे। कितना प्रॉफिट देंगे वो मैंने बैक टेस्टिंग शीट बनाई है, आइए अब उसको देख लेते हैं।
तो इनपुट एंड आउटपुट शीट में एक बार इसे रिफ्रेश कर लूं क्योंकि गूगल फाइनेंस का एरर आ गया था और डेटा वाइप आउट हो गया है। तो अगर ऐसा आपको हो जब आप इस शीट को यूज कर रहे हो कॉपी करने के बाद, तो रिफ्रेश कर लीजिएगा, डेटा रिवाइव हो जाएगा। तो इनपुट में क्या करना है, टॉप में इनपुट सेक्शन दिया है मैंने, जहां जहां येलो आपको दिख रहा है वहीं सिर्फ आपको इनपुट करना है, बाकी सब में फॉर्मूलाज लगे हैं जो आपको डेटा कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली दे देंगे। तो ये बैक टेस्टिंग शीट है। तो इनपुट में हम क्या डालते हैं, स्टार्ट डेट की हमें इस डेट से स्टार्ट करनी है टेस्टिंग। यहाँ पे मैंने 1 जन 2019 लिया है, यानी कि आज से 3 साल पहले, और एंड डेट में मैंने 28 जून 2022 लिया है, अभी से 2 दिन पहले। ये है 41 मंथ्स का डेटा, यानी कि 3 साल से थोड़े से एक्स्ट्रा मंथ्स। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल में 1 लाख। तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट पर ईटीएफ, एक ईटीएफ में हम 15,000 इन्वेस्ट करेंगे एक बार में, और सिप अमाउंट होगा 1000। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि अगर आपको 2 लाख से टेस्टिंग करनी है तो आप 2 लाख डालिए और ये ऑटोमेटिकली आपको इन्वेस्ट पर ईटीएफ बता देगा कि कितना करना है और उसका सिप अमाउंट क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी चेंज कर सकते हैं सेल टारगेट। तो महेश सर ने अपने वीडियो में हमें कहा है 6%, तो 6% से पहले मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या मैंने कुछ और ट्राई किया और किस में अच्छे रिजल्ट्स आए। तो 6% के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट में मैंने निफ्टी 20 की वैल्यू, जिस स्टार्ट डेट को आपने डाला है और एंड डेट को डाला है, मेक श्योर ये स्टार्ट और एंड डेट ट्रेडिंग डेज हो। ठीक है, तो निफ्टी 20 की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो वैल्यू इस पीरियड में कितनी बड़ी है वो परसेंटेज वाइज यहाँ पे आ जाएगी, और उसी परसेंटेज को मैंने टोटल मंथ से डिवाइड करके और 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल परसेंटेज निकाल ली है कि एनुअली कितना बढ़ा। तो इस पीरियड में निफ्टी 20 9.94% बढ़ा। मैं निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि निफ्टी ज्यादा बड़ा था, निफ्टी 20 में ट्रैकिंग वगैरह की वजह से इतना बड़ा है। ठीक है, आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं निफ्टी 20 के चार्ट को देख के। तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बैक टेस्टिंग 1 2 3 4 5 ये सब लगाया है। तो उन शीट्स में क्या हो रहा है, तो जैसे हम ये इनपुट डालते हैं, अभी मैं आउटपुट को आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, पहले इनपुट पूरा समझ लेते हैं। इनपुट डालने के बाद और कहीं आपको इनपुट नहीं डालना है, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ बैक टेस्टिंग 1 में मैंने पहला ईटीएफ लिया है। ठीक है, जो हमारी लिस्ट में पहला ईटीएफ है निफ्टी 20, और स्टार्ट डेट एंड डेट जो हमने डाली वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी, और ये सारा डेटा कि कितना इन्वेस्ट करें, पर ईटीएफ कितना इन्वेस्ट होगा, सिप कितना होगा, सेल टारगेट क्या है, उसके बेसिस पे ये हिस्टोरिकल डेटा निकाला है निफ्टी 20 का, अगेन फॉर्मूला लगा के ऑटोमेटिकली। तो जब आप डेट चेंज करेंगे अपनी बैक टेस्टिंग में, ये ऑटोमेटिकली उस डेट से जहां से स्टार्ट करना है जहां एंड करना है वो सारे डेटा यहाँ निकाल लेगा और उस पर कैलकुलेशन करेगा। तो सबसे पहला क्या करता है, वो जिस भी दिन पहला दिन पड़ता है यहाँ पे वो बाय कर लेता है, 15,000 इन्वेस्ट कर लेती है ये शीट उस क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे। तो सारे कैलकुलेशन इस शीट में क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे हुए हैं। पहले दिन बाय हो गया 15,000, और फिर उसके बाद ये ट्रैक कर रही है शीट कि किस दिन +6% या -6% आया। तो +6% आया तो हमारा सारा ईटीएफ बिक जाएगा, और नेक्स्ट डे जहां पे आप ये कलर देख रहे हैं वो नई बाई शुरू हो गई। ठीक है, फिर ट्रैकिंग शुरू, 6% प्लस में या माइनस में कहाँ गया, तो नेक्स्ट 6% आ गया यहाँ पे, वो सेल हो गया। फिर अगेन ट्रैकिंग, इस बार -6% में चला गया ये वाला, तो यानी कि स्टेज 2 एक्टिवेट हो गई। तो यहाँ आप देखेंगे स्टेज 2 इनिशिएटेड, यस आ जाएगा। और स्टेज 2 में क्या है, सबसे पहले तो हम सिप करते हैं इस वाले में। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज की सिप है, ये मैंने इस हिसाब से निकाला है कि ये जो यूनिट्स हैं वो होल नंबर हो, तो उसके हिसाब से सिप अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि ईटीएफ में हमें फुल यूनिट्स खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, तो 8 यूनिट्स खरीदते तो हम जस्ट अबाउट 1000 इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम 9 यूनिट्स खरीदते तो 1000 से ऊपर हो जाता, तो मैंने इसे नीचे रखा है इंस्टेड ऊपर रखने के। ठीक है, तो 954 हमारा इन्वेस्ट हो जाता, पहली सिप हो जाती। और सेकंड सिप मैंने हर 20 डेज के बाद लगाई है, तो यहाँ पे डेज काउंट हो रहे हैं क्योंकि इस दिन पहली सिप हुई। नेक्स्ट सिप मैंने 21 डेज, क्योंकि ऑन एन एवरेज महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। सैटरडे संडे तो ट्रेडिंग होते नहीं है, कई बार छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो ऑन एन एवरेज 20 आते हैं, इसलिए मैंने 20 के गैप में ये लगा दिए हैं। तो अगर आप डेट वाइज देखेंगे, पहली सिप 28 फरवरी को हुई थी, नेक्स्ट 30 मार्च को हुई थी, जो ऑलमोस्ट एक महीने के हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसकी नेक्स्ट 4 मई को हुई है, लगभग जस्ट एक दिन बाद 30 अप्रैल को, क्योंकि 20 डेज का वो फॉलो कर रहा है। तो जब आप एक्चुअली में करेंगे तो उसमें आपको, अगर पहले दिन आपने 15 जनवरी को किया है तो नेक्स्ट 15 फरवरी को करना है, या फिर जो भी उसके आगे पीछे की ट्रेडिंग डेट है उसमें करना है सिप, उस हिसाब से। तो ये शीट एग्जैक्टली डेट टू डेट नहीं फॉलो करेगी, लेकिन हाँ बैक टेस्टिंग के लिए इतना चलता है, 1-2 दिन आगे पीछे। तो यहाँ पे सिप चलती रही, और ये साथ में ट्रैकिंग कर रहा है कि 6% कब आ रहा है ओवरऑल उस पर। ठीक है, और यहाँ पे 6% आया। इस दिन हमने सारे यूनिट्स बेचे निफ्टी 20 के और एग्जिट कर लिया, और नई निफ्टी 20 की साइकिल स्टार्ट हो गई। तो इस पीरियड में जब सिप चल रही थी
क्योंकि जब स्टेज 2 इनिशिएट होता है, दो चीजें होती है, एक तो हम सिप स्टार्ट करते हैं और दूसरा हम सेकेंड ईटीएफ को भी स्टार्ट करते हैं। तो वो सेकेंड ईटीएफ आपको दिखेगा। देखिए ये स्टेज स्टार्ट हुई 28 फरवरी 2020 को और एंड हुई थी 5 नवंबर, जो मैंने यहाँ टॉप में भी डेट्स आपको ट्रैक करके दे दी हैं कि कब कब सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई है और कब कंप्लीट हुई है। अगर कंप्लीट में कोई डेट नहीं आ रही यानी कि लास्ट में वो कंप्लीट नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में सबसे नीचे जाऊं तो आप ये देख सकते हैं ये स्टेज अभी चली रही है, 6% प्रॉफिट नहीं आया है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें एक और फॉर्मूला लगाया है प्रॉफिट बुक में, ताकि हम कंपेयर कर सके लास्ट डे हमारे पास प्लस माइनस सब कुछ मिला के कितना आया होता। तो यहाँ पे जो लास्ट डे है उस दिन हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, भले ही वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। इस शीट में ये एक्चुअल स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, ऑफकोर्स ये तो कंटिन्यू होता रहेगा जब आप एक्चुअल स्ट्रेटेजी में कर रहे हैं, जब तक 6% का प्रॉफिट नहीं आता। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन एंड फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कहाँ पे कितना हमने प्रॉफिट लॉस किया होता आज की डेट में जब हमारा एंड डेट आता टेस्टिंग पीरियड का, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया कि उस दिन सब कुछ बेच के ये क्लोज कर देता, हमारा सारा एग्जिट कर देता, ठीक है। तो और ये प्रॉफिट में जो प्रॉफिट बुक ऊपर आ रहा है वो उसमें ये वाला लॉस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक में सब कुछ सम कर दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा बैक टेस्टिंग 2 इनिशिएट हो जाएगा उस सेकंड स्टेज वाली डेट से। तो आप यहाँ देख सकते हैं 28 फरवरी 2020 इस दिन सेकंड स्टेज इनिशिएट हुई थी, वहां सिप इनिशिएट हो गया। और यहाँ इस शीट में जो सेकंड ईटीएफ था हमारी इस लिस्ट में, ये 6 ईटीएफ की लिस्ट में, उसमें से जो सेकंड ईटीएफ है उसमें हमने 15,000 इन्वेस्ट कर दिए। फिर अगेन वही साइकिल जो आप दूसरी शीट में देख रहे हैं कि 6% प्लस में आएगा तो बेचेंगे, 6% माइनस में आएगा तो सिप स्टार्ट कर देंगे, जो आप यहाँ देख सकते हैं -7% दिखा रहा है, तो हमने सिप स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैंने एक और चीज करी है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे बैक टेस्टिंग में इस निफ्टी बीज में ये पहली साइकिल हुई, फिर ये दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल और चौथी साइकिल तक मैं ट्रैक कर रहा था, ठीक है, 4 साइकिलें। तो यहाँ बैक टेस्टिंग में पहली साइकिल में क्या रिजल्ट आए और उसके बाद दूसरी साइकिल में क्या रिजल्ट आए वो यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया। सेकंड स्टेज 2, पहला वाला था फर्स्ट स्टेज 2, यानी पहली बार जो स्टेज 2 आई, फिर जब दूसरी बार स्टेज 2 आई उसमें क्या रिजल्ट आए, तीसरी बार स्टेज 2 आई उसमें क्या आया, फोर्थ बार स्टेज 2 आई उसमें क्या आया, ठीक है, वो सब यहाँ पे ट्रैक हो गया। तो इस तरह से टेस्टिंग 3 में 3rd ETF, टेस्टिंग 4 में 4 ETF और टेस्टिंग 6 लास्ट वाले में 6th ETF तक हम गए। और फाइनली इन सब का आउटपुट यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया। तो हर एक ETF वाली शीट से मैंने यहाँ पे पुल कर लिया है कि किस ETF में किस पीरियड में हमने इन्वेस्ट किया, कितना हमारा मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, कितना हमने प्रॉफिट कमाया और उस मैक्सिमम अमाउंट पे वो प्रॉफिट परसेंटेज वाइज कितना निकल के आ रहा है टोटल पीरियड के लिए, ठीक है। सेकेंड ETF का, सारे ETFs का आप यहाँ पे देख पाएंगे। और फिर मैंने ये किया क्योंकि मुझे जानना था कि ओवरऑल मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा कितना है, ताकि मैं ये निकाल सकूं कि ओके मैंने टोटल मैक्स इतना इन्वेस्ट किया पूरे इस टेस्टिंग पीरियड में और मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज वाइज मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो उसकी समरी यहाँ ब्लू में है, मैक्स इन्वेस्टेड 45,000। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सारी स्टेजेस हुई फिर भी 1 लाख इन्वेस्ट नहीं हुआ। ऑफकोर्स 1 लाख इन्वेस्ट हुआ, लेकिन किस तरीके से हुआ, स्टेज वाइज हुआ, तो एक साथ सारा नहीं हुआ। वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, जो निफ्टी 20 का मैक्स इन्वेस्ट है वो तो वैसे का वैसे मैंने यहाँ पे ले लिया। जो सेकंड ETF का देख रहे हैं आप, जो पहली साइकिल थी वो चली 8 मंथ्स के लिए और उसमें 20,000 मैक्स इन्वेस्ट हुआ, यानी कि वो पूरे 12 मंथ्स तक नहीं चली साइकिल। तो जो 4 मंथ्स हमारा वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ उसको मैंने एक तरह से माइनस कर दिया, डिस्काउंट कर दिया फॉर्मूला लगा के कि हमारा 13,000 ही मैक्स इन्वेस्ट हुआ होता। उसी तरह जो सिर्फ 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा उसको मैं ऐसे तो कंसिडर नहीं कर सकता कि वो 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा, तो उसके लिए मैंने वो डिस्काउंट करके उसे यहाँ पे अमाउंट निकाल लिया है। और फिर इन सब का जो मैक्स है वो मैंने यहाँ टॉप में ले लिया है, ठीक है। तो हर एक साइकिल से मैंने ऐसे करा है और यहाँ पे जाके इन सबको ऐड कर दिया हर एक ETF की साइकिल से, उससे मेरा मैक्स इन्वेस्टेड निकल के आ गया कि हाँ भाई ऑन एन एवरेज इतना मेरा मैक्स इन्वेस्ट हुआ है इस टोटल पीरियड में, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया 12,448 और परसेंटेज वाइज पूरे पीरियड में 27% प्रॉफिट कमाया। और इसे अगर हमें पर मंथ बेसिस में देखना है तो वो है 0.67%। सिंपली मैंने इसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ मंथ्स जो इस पीरियड में थे, वो यहाँ पे आ गया। और इसको कन्वर्ट करने के लिए कि एनुअली कितना आ रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा कि हमें एनुअल बेसिस पे देखना है, CAGR बेसिस पे देखना है, तो इसमें CAGR नहीं है लेकिन एनुअल बेसिस है। CAGR में होता है कंपाउंडिंग, तो यहाँ मैंने कंपाउंडिंग नहीं लगाया है, मैंने सिंपली प्रॉफिट्स आ रहे हैं उन्हें साइड वाइज कर दिया और बाकी का इन्वेस्ट होता रहा, ठीक है। तो एवरेज ईयरली प्रॉफिट उसके हिसाब से आ रहा है 8%। तो निफ्टी 20 इस पीरियड में बढ़ा 9.94% और हमें मिला 8%, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि हम ना तो बॉटम में किसी चीज को पकड़ सकते हैं ना बिल्कुल टॉप में किसी चीज को बेच सकते हैं।
तो इसलिए हम एग्जैक्ट उसको रेप्लिका नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद हम 9.94% से भी आगे बढ़ सके, जो मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा आपसे। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आया इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, वनीला यानी कि प्लेन जो स्ट्रेटजी हमें बताई गई है महेश सर द्वारा, 8% के करीब हमने पर एनम प्रॉफिट्स कमाए। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, जब हमने पहला ETF खरीदा तो 15,000 इन्वेस्ट हुए, लेकिन बाकी के 85,000 आप या तो सेविंग बैंक में रखेंगे या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यू नहीं लूज करता, तो वहां भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपने कमाया होगा। वो मैंने यहाँ शामिल नहीं किया है, यानी कि थोड़े आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट होंगे अगर आप पूरे 1 लाख पे चेक करेंगे तो। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ये जो प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं प्योरली जो हमारे ETF से आया है वो ही है। तो ऐसे ही अलग अलग डेट्स डाल के मैंने बैक टेस्टिंग करी और उसके रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको। तो 2 कॉलम मैंने बनाए। तो एक्चुअली जब मैंने देखा कि 6% पे रिजल्ट्स आ रहे हैं इस तरह से 53 मंथ्स, यानी कि 4 साल में हमें रिजल्ट मिला, निफ्टी बीज 8.55% बढ़ा और हमें मिला 6.44%। 5 साल में निफ्टी बीज 9.52% और हमें मिला 5.79%। और 6 साल में निफ्टी बीज बढ़ा 8.32% और हमें मिला 9.15%। तो आप देख सकते हैं ये वेरी कर रहा है। लेकिन मैंने इसमें एक और चीज चेक करी, क्योंकि ये जो है ये वाला 4 साल वाला और 5 साल वाला वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा मुझे। 6%, 5.79% ऐसा लगा जैसे FD में पैसे डाले हुए हैं। FD भी इतना दे ही देती है आराम से बिना कुछ किए। तो इसको तो इम्प्रूव होना ही पड़ेगा, वरना इस स्ट्रेटेजी में उतना मजा नहीं आने वाला है। तो मैंने इसको 5% से ट्राई किया। तो यहाँ 5% वाले रिजल्ट हैं, जो आप भी ट्राई कर सकते हैं अलग अलग परसेंटेज से इनपुट में चेंज करके। यहाँ पे जहाँ 6% है वहाँ 5, 4, 3, 2, 1, 0 जो भी आपको सूट करता है वो ट्राई कर सकते हैं। मैंने 5% से ट्राई किया, मैंने 7% से ट्राई किया, मैंने 4% से भी ट्राई किया, लेकिन 5% में मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले, 6% से भी बेहतर रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम पीरियड के लिए 5%, सेम अमाउंट, सब कुछ सेम, बस सिर्फ परसेंटेज जो हम प्रॉफिट बुकिंग परसेंटेज कर रहे हैं वो 5% है। जब नीचे निफ्टी बीस गिरा या ETF गिरा वो 6% पे ही है, वो चीज नहीं चेंज हो रही, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज 5% पे चेंज करने पे ये रिजल्ट्स आए हैं। तो जहां हमें 6.44% मिल रहा था वहां हमें 8.92% मिला। जहां हमें 5.79% मिल रहा था वहां हमें 8.53% मिला। जहां हमें 9.15% वहां 8% कम हो गया। तो कम भी दिख रहा है, ज्यादा भी दिख रहा है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में मुझे ज्यादा दिखा, इसलिए मुझे 5% बेहतर लगा। यहाँ पे 5% से ट्राई कर सकते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। इस शीट को आप सिंपली कॉपी करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फाइल में जाके आपको मेक अ कॉपी करना है, ये लैपटॉप के हिसाब से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी नाम आएगा आप उसे चेंज कर सकते हैं या सेम रख सकते हैं। और मेक अ कॉपी दबाने के बाद इसकी कॉपी आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगी। उस कॉपी को आप एडिट कर सकते हैं, इस वाले को एडिट नहीं कर सकते। तो इस पे व्यू ओनली आपको दिखेगा, वहां एडिट राइट्स मत मांगिएगा, क्योंकि वो एडिट राइट मैं आपको नहीं दे सकता, अदरवाइज शीट ही पूरी चेंज हो जाएगी अगर हर किसी को एडिट राइट दे दिए। तो आपको कॉपी करके अपनी शीट को एडिट करना है, सारे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली कॉपी होंगे उसमें, और फिर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे बताइए आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, कौन सा परसेंटेज बेस्ट है, या फिर और कोई चीज आपने ऑब्जर्व करी है। क्योंकि मैंने और भी चीजें कुछ चेंज करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं चाहता था अगर हम निफ्टी में डील कर रहे हैं तो कम से कम अगर हमें निफ्टी बीज 8.5% दे रहा है तो उस तक या उससे थोड़ा और ऊपर पहुंचने की कोशिश थी मेरी, जो कि 5% से आप देख रहे हैं कुछ हद तक कामयाब भी हुई कुछ केसेस में। लेकिन इससे और बियॉन्ड जाने के लिए मैंने और भी चीजें करी। तो मैंने कॉपी बनाई है इन शीट्स की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, क्या है वो मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि महेश सर का पार्ट 2 आना अभी बाकी है। हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी कुछ कवर किया हो, या फिर ये बैक टेस्टिंग शीट देखने के बाद वो पार्ट 2 में कुछ चेंजेस करें, कुछ और एनहेंसमेंट्स हमें बताएं। तो मैं अपनी एनहेंसमेंट्स की अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ रिजल्ट्स थोड़े से आपको एक हिंट दे देता हूँ कि मेरी जो एनहेंसमेंट मेरे हिसाब से होने चाहिए उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, इसमें कुछ गूगल फाइनेंस का इंटरनल एरर आ रहा है। ओके, तो सेकंड वाली शीट मैंने 2 कॉपीज बनाई, इनफैक्ट दोनों में अलग अलग चीजें ट्राई करी है। तो इसमें जहां 9.94% आ रहा था 3 सालों में, वहां पे हमें 10.03% का रिटर्न मिला। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट वाइज कंपेयर करें 37,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ मिल रहा है, जबकि इस वाले मेथड में हमें 12,000 का प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 37,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो महेश सर को ये रिव्यू करने देते हैं, उनका क्या ख्याल है इस शीट के बारे में। कॉपी वाली शीट नहीं, मैंने उनसे ओरिजिनल शीट शेयर कर दी है, उसके बाद मैं अपने विचार उनसे शेयर करूंगा। तो वीडियो पार्ट 2 का उनका वेट करते हैं, देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं हमारे लिए। और साथ ही जो लोग मेरे से टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने बताया था कि मैं पैसों का पेड़ और वर्चुअल हाउस 2.0 के कॉम्बो को एक नए स्ट्रैटेजी के रूप में पेश करने वाला हूं।
उस पे काम चल रहा है। इसको प्रायोरिटाइज मुझे करना पड़ा इस वीडियो को, इसलिए उस पर थोड़ा डिले हो गया, लेकिन उस वीडियो को भी मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। उसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उसमें रिटर्न्स काफी अच्छे भी हैं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और जो मैं बैक टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा। तो उस वीडियो का भी आप वेट कीजिए। और कुछ क्वेश्चन है आपको कमेंट में बताइए, कुछ ऑब्जर्वेशन है आपकी कमेंट में बताइए, और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मेरी मेहनत थोड़ी और कामयाब हो सके। बाकी आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो जरूर मुझे बता दीजिएगा, और कोई इंप्रूवमेंट मैं अपने वीडियोस में कर सकता हूं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।